नमस्कार मित्रों, मैं विजय ग्रोवर। आज आपके मैं बीच दोबारा हाजिर हुआ हूँ इसी ज्वलन समस्या को लेकर जो चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर जो कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है सरकार ने, और ये कहा है कि अभी समाप्त नहीं हुआ, सीज फायर हुआ है, युद्ध खत्म नहीं हुआ है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं मित्रों। काफी समय हो गया है, मीडिया पे यही बातें घूम फिर के फिर चल रही हैं, खासकर टीवी पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। ये कर दिया, वो कर दिया, भारत ने पाकिस्तान को ऐसा ठोका, वैसा ठोका, ये ठोका। सचमुच ठोका, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सच कहा जा रहा है। और भारतीय सेनाओं की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और ये भारतीय सेनाएं तो शुरू से ही सम्मान की और इज्जत की हकदार थी और रहेंगी, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ग है पूरे देश में, समाज में, हमारे प्रशासन में, जो अपना कर्तव्य सर्वश्रेष्ठ रूप से निभाता है और अपनी जान की बाजी भी ये लोग लगा देते हैं और परवाह नहीं करते हैं। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी का बयान भी देख लिया कि जी हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, और मेरे सेनाध्यक्ष ने कहा कि भारत से जी युद्ध विराम की प्रार्थना आ रही है तो क्या स्वीकार कर ले। तो मैंने कहा स्वीकार कर लो इंशाअल्लाह, कोई बात नहीं, अगर वो चाहते हैं तो कोई बात नहीं। बहुत ज्यादा ठुकाई हुई है तो कई बार जो पिटाई होती है ना, सिर पर चोट चोट लग जाती है तो दिमाग हिल जाता है, तो आदमी ऐसी अजीब अजीब बातें करने लगता है। तो उलूल जुलूल बातें उनके जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उसको हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए, दिमाग पे बुरा असर हो गया होगा। रही बात, प्रधानमंत्री जी ने कहा, मुद्दे पर आ जाते हैं हम सीधा, कि बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और बात होगी तो पीओके पे होगी। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, सरकार दोबारा धन्यवाद, मैंने आपका पहले भी धन्यवाद किया था। कम से कम समस्या को पहचानने का आपने प्रयास तो किया, नहीं तो आज तक तो बिल्कुल हम ना इसको कहते हैं बीटिंग अबाउट द बस, झक्की मार रहे थे। तो शुक्र है, समस्या की जड़ में जाने का प्रयास तो करा, कुछ हद तक देखने का प्रयास तो करा। तो मैं तो ये कहूंगा, या तो सरकार के पास आज तक सलाहकार ही नहीं थे जो सही सलाह दे सके, या अगर सही सलाहकार थे तो सरकार ने अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश उनकी बात नहीं मानी। तो अच्छी बात है प्रधानमंत्री जी, सरकार, कि आपने अपने अच्छे सलाहकारों की बात मानी, कृपया आगे भी मांगते रहना। और जो मैं साधारण सी प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, वो आपके सलाहकारों की सलाह से मेल खाती है। तो इसलिए मैं दोबारा अपने थोड़े से विचार लेकर हाजिर हूँ। तो उम्मीद है शायद ये विचार भी आपको पसंद आए और आपके सलाहकार शायद आपको अच्छी सलाह दें। तो जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने द्विस्तरीय बात कही, बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, बात होगी तो पीओके की, बिल्कुल ठीक है सर, आतंकवाद पे बात करनी चाहिए। और पीओके पे इसमें मेरा एक थोड़ा सा निवेदन है, मैं यहाँ सहमत नहीं हूँ सरकार से, निवेदन करता हूँ। बाकी सरकार में बड़े ज्यादा सलाहकार और बड़े इज्जतदार और बड़े समझदार लोग मौजूद हैं। सर खाली पीओके पे बात करने से बात नहीं बनेगी, फिर समस्या को हम छोड़ देंगे। बात करनी पड़ेगी तो पूरे कश्मीर पे करनी पड़ेगी। ये मेरी बाजू है सर, ये कश्मीर है और इतना हिस्सा पीओके है। तो सर खाली इस पीओके पे इतने से इतने हिस्से पे बात नहीं बनेगी, बात बनेगी तो यहाँ बनेगी। यहाँ से समस्या शुरू हो रही है, मेरे को पूरी बाजू छुड़ानी पड़ेगी, या तो पूरी बाजू उधर दे देनी पड़ेगी, कटवानी पड़ेगी, या पूरी बाजू रखनी पड़ेगी। तो सर बात ये आतंकवाद पे, और मैं पहले भी कह चुका हूँ, आतंकवाद अपने आप में समस्या नहीं है, ये समस्या का लक्षण भर है। बुखार हो जाता है, बुखार सिंपल वायरल से भी होता है, और बुखार डेंगू से भी होता है, बुखार टाइफाइड से भी होता है, बुखार कोविड से भी होता है, और इन्फेक्शन कई बार होता है, इन्फेक्शन पेट से भी हो जाता है, गलत खाने पीने से भी हो जाता है, इन्फेक्शन कैंसर से भी हो जाता है, इन्फेक्शन टीबी से हो जाता है। तो आतंकवाद सर एक लक्षण भर है, इन्फेक्शन भर है, समस्या कहीं और है। तो समस्या की जड़ पर जाए, ठीक है, इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, बुखार के लिए हमें पैरासीटामोल देनी पड़ती है, पर साथ साथ बीमारी का इलाज भी करना पड़ता है। तो सर कोविड का इलाज कीजिए, कैंसर का इलाज कीजिए, टीबी का इलाज कीजिए, फसाद की जड़ वही है पाकिस्तान। तो फसाद की जड़ कश्मीर है, खाली पीओके भी नहीं है। तो जैसे सबको पता है, मैं पहले भी कह चुका हूं, तो सर पीओके इतना हिस्सा जो हमारे पास है, हमारे पास है, वो हमारा कश्मीर, और जितना नाजायज पाकिस्तान ने हथिया लिया वो पीओके। तो सर इसके सिर्फ तीन हल निकल सकते हैं, इसमें कोई लंबी चौड़ी सोचने की बात नहीं। 75 साल हो गए, तीन पीढ़ियां, साढ़े तीन चार पीढ़ियां जा चुकी हैं, तो इसका फैसला कर दीजिए। नंबर एक, कश्मीर सारा हमारा है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट टैक्सेशन हमारे पक्ष में है। यानी एक ऐसा ऐसा प्लॉट जिसकी रजिस्ट्री हमारे पास में है, 2/3 कब्जा हमारे पास में, 1/3 पाकिस्तान ने नाजायज दबा रखा है। तो या तो हम 1/3 कब्जा उससे छीन लें, सीधी सी बात है, उसके लिए युद्ध करना पड़ेगा। प्यार से तो मानेगा नहीं, बात करके देख लीजिए, कुत्ते की पूंछ है, बिल्कुल नहीं मानेगा। ये पाकिस्तान एक ऐसा देश है सर, ये एक ऐसा शराबी है, जिसने एक प्लॉट के छोटे से टुकड़े में अपनी कई पीढ़ियां खराब कर दी। एक ऐसा घर, पड़ोसी से लड़ते लड़ते मैं चाहे मिट जाऊं, ये प्लॉट का 1/3 हिस्सा मैंने 2/3 हिस्सा लेके रखना है। तो इससे समझदारी की उम्मीद बहुत कम है, करनी भी नहीं चाहिए। तो एक तरीका है, इसको पीट पाट के भगाना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। नंबर एक, अगर हमने पीओके लेना है। नंबर दो, नंबर दो, या तो अपने हिस्से वाला भी कश्मीर दे दें, वो तो कहता है कश्मीर मेरा है, क्योंकि मुसलमानों पे भारत जुल्म ढा रहा है, उनकी बात नहीं सुनता, मैं तो नैतिक रूप से समर्थन कर रहा हूँ। नंबर तीन, यह तो हो सकता है, कहते हैं कि जी ले दे के बात कर लो, जितना उसका उसके पास छोड़ दो, जितना हिस्सा हमारे पास छोड़ दो। तो पहले तो इन तीन बिंदुओं पे सरकार अपना ना एक पक्ष निर्धारित कर ले कि हमने करना क्या है। यदि हमने वो हिस्सा लेना है, पाकिस्तान सर बिल्कुल नहीं देगा, सबको पता, तो युद्ध करना पड़ेगा। तो युद्ध करना है तो इसके लिए हमारे को अपनी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। तो युद्ध के लिए सर पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। ये ऑपरेशन सिंदूर एक छोटा सा ट्रेलर था, 15 मिनट का, 3 घंटे की फिल्म, इसके आधार पर हम नहीं बना सकते। जब पूर्णकालिक युद्ध होगा तो सर तीनों सेनाओं को पूर्ण रूप से, समग्र रूप से जाना पड़ेगा। ठीक है, पाकिस्तान फेल हो गया, क्योंकि उसको बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि भारत ऐसा कर देगा।
हो सकता है अब भी तैयारी करें, उनकी इंटेलिजेंस काम कर ले, हथियार तो उनके पास भी है सर। हमारे को सेनाओं की कमियां दूर करनी पड़ेगी अगर लंबे समय तक हमें युद्ध करना है और युद्ध में जीत भी हासिल करनी है। तो हमारी सेना के पास अभी मेन असॉल्ट राइफल भी नहीं है, रूस के सहयोग से बनाने की नहीं बन पाई सर। सबसे मेन हथियार, सबसे बेसिक वेपन, द सर्विस राइफल ऑफ द आर्म फोर्सेज इन्फेंट्री, उस पर ध्यान दें, सेना की कमियां दूर करें। हमारी वायुसेना के पास सर 5th जनरेशन प्लेन नहीं है, 4.5 जनरेशन का राफेल प्लेन है, थोड़ा सा है, तो इस पे काम करें सर। बहुत समय हो गया, हम 5th जनरेशन प्लेन नहीं बना पाए, लगभग 20 साल होने को आए 4th जनरेशन से 5th जनरेशन आने में इतना टाइम लगा। तो फॉर द टाइम बिंग 5th जनरेशन प्लेन रूस से, अमेरिका से, जैसे ठीक समझे ले लें, और डीआरडीओ को और अपने जो भी सुरक्षा संसाधन है उनको 6th जनरेशन प्लेन डेवलप करने पे लगा दें, क्योंकि जो 5th जनरेशन प्लेन है हमारे 15 से 20 साल तक साथ निभाएंगे और 20 साल में हम 6th जनरेशन प्लेन का डिजाइन बनाने में कामयाब हो जाएंगे, आगे हम स्वदेशी हो जाएंगे। तो ये काम कर लीजिए, पाकिस्तान के पास अच्छे हथियार हैं, इससे मुंह मोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे वायुसेना अध्यक्ष कई बार इस चीज पे ध्यान दिला चुके हैं। नौसेना की कमी दूर कर दीजिए सर, तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर दे लीजिए, तीनों समुद्र हमारे सिक्योर हो जाएंगे, परमाणु गड्ढे भी हो जाएंगे। ये तो हो गया हम हथियारों की बात। और गोला बारूद की सप्लाई चेन सप्लाई हमारे को सुदृढ़ करनी पड़ेगी, तब जाके बात करेगी। 71 में जो जनरल मानेकशॉ की नीति थी वही करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म प्रिपेयर्डनेस को ध्यान में रखें, जल्दी से युद्ध छेड़ने का कोई लाभ नहीं होगा। और मुझे लगता है हमारे सेना के अधिकारी इतने सक्षम है, सही सलाह देंगे और सरकार उनकी बात मान लेगी। नंबर 2, हमारा साथ कौन देगा, पाकिस्तान का साथ क्यों देगा? पाकिस्तान के सिर पर उसका दूसरा अबू चीन बैठा है। अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे सकता है, नहीं भी दे सकता, हमें हथियार दे सकता है, नहीं दे सकता, क्योंकि उसको हथियार बेचने हैं। नाटो हमें हथियार भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता, पाकिस्तान को दे सकता है, नहीं सकता, सर पलटी मार लेंगे, इन पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। इस मामले में सरकार और प्रधानमंत्री जी बहुत दूरदर्शी है, सोच समझ के फैसला करेंगे। रूस सर हमारा साथ दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, क्योंकि यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है। दूसरी बात, चीन का प्रभाव भी रूस के ऊपर काम कर सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सर ये युद्ध, ये मान के चलें 75% तक कि हमारे को अपने दम पर लड़ना पड़ेगा। हमारे पे आर्थिक प्रतिबंध लग भी सकते हैं, नहीं भी लग सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम ध्यान में रखें तो युद्ध के मैदान में उतरें। तो ये चीजें हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी। और एक बात और सर, आपने बिल्कुल कहा था कि हम पाकिस्तान की परमाणु धमकी के सामने ब्लैकमेल नहीं होंगे, ये डर तो हमें निकालना पड़ेगा। पर यह भी उतना ही सच है कि सर परमाणु हथियार हैं, जब वो मिटने के कगार पर आ जाएगा तो परमाणु हथियार वो चला सकता है। इसमें कोई ये सोचने की बात नहीं, नहीं उनको समझ आ जाएगी सर, समझ बिल्कुल नहीं। जब वो बेगुनाहों का 10 का 20 का 50 का 100 का 200 का खून बहा सकते हैं, तो वो लाखों की तादाद में भी खून बहा सकते हैं। इसको हमें मान के चलना पड़ेगा। तो इसके लिए सर मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हमारे को अपनी परमाणु नीति में अंतर करना पड़ेगा, उसमें चेंज और अमेंडमेंट करना पड़ेगा। हमारी नीति नो फर्स्ट न्यूक यूज की है, हम पहली बार परमाणु हथियार नहीं चलाएंगे, इसको बदल दीजिए। हम तब तक हथियार नहीं चलाएंगे जब तक हमारे अस्तित्व पे खतरा नहीं आएगा। नो नो यूज ऑफ एटॉमिक वेपन टिल आवर एग्जिस्टेंस इज इन डेंजर इन जियोपार्डाई, ये अपना लीजिए। अगर हमें ये बिल्कुल ये स्पष्ट रूप से पता लग गया कि पाकिस्तान परमाणु बम चलाने ही वाला है, तो सर अपने 2 3 4 5 शहर हमें क्यों बर्बाद करने हैं, लाखों लोगों की बलि क्यों देनी है? इससे पहले हम ही उसके ऊपर हथियार चला दें सर। नाजायज और बेचारे बेगुनाह बंदे तो मरने ही हैं, अगर हम अपने ही क्यों मरवाएं? अगर यही नौबत आएगी कि परमाणु हथियार चलाना ही पड़ गया, तो पहले उसका परमाणु हथियार हम क्यों चलवाएं? या तो हम इतने सक्षम हो जाए कि उसके परमाणु हथियार को हम रास्ते में नष्ट कर दें। यदि हमारे पास ये क्षमता नहीं आ पाई, तो सर पहले परमाणु हथियार भी चला देना चाहिए। अगर बेगुनाह मर नहीं है, तो फिर हमारे ना हमारे, फिर उसके ही मर जाए। कहीं ना कहीं वो जिहाद के पिल्ले तो नहीं है, इसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। और सर दूसरा तरीका, यदि पाकिस्तान ना मानेगा नहीं, और हम युद्ध भी नहीं कर सकते, किसी भी कारण से अगर हम नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते कि अंत में कहीं परमाणु खतरा ना हो जाए, या हम बहुत लंबा युद्ध को ना झेल लें कि दुनिया की शक्तियां पाकिस्तान का साथ दें, तो सर दूसरा तरीका जो मैं बार बार सुझाता रहा हूँ, इसराइल का दूसरा तरीका अपना लें सर। इसराइल का दूसरा तरीका यह है कि पाकिस्तान की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दें। ये इसराइल ने खेल दुनिया में बहुत टाइम से खेला है और कभी भी सामने नहीं आया, सबको पता है कि यही कर रहा है, पर सबूत के नाम पे कोई सामने नहीं आता। पाकिस्तान तो सरेआम कर रहा है, फिर भी कहता है मैं नहीं करता, तो हम भी यही काम कर लेते हैं सर। हमारे ग्रंथों में तो लिखा है ना सर, हम ये महाभारत और रामायण कब तक लेके घूमेंगे? सिर्फ बच्चों को गीता के श्लोक पढ़वाएंगे क्या? हर गीता का महोत्सव हर साल सिर्फ आयोजित करते फिरेंगे क्या? क्या गीता की जो सही शिक्षा है वो लागू नहीं करेंगे क्या? 2 और 2 4 होता है ये तो मान लेंगे क्योंकि गीता में लिखा है, और 3 और 3 6 होता है ये गीता में लिखा, पर इतनी हम बुद्धि नहीं लगाएंगे। तो सर छठम छठा समाचरे, दुष्ट को दुष्टा के साथ मारो, विकेट शुड बी ट्रीटेड विद विकेटनेस। तो पाकिस्तान की कमर तोड़ दी जाए। वो बेगुनाहों को मारता है, पर हम ये घटिया काम नहीं करेंगे। हम बेगुनाहों को नहीं मारेंगे, पर उसको इस हालत में रख देंगे कि हमारी तरफ देखने की भी कोशिश ना करे। सर आर्थिक रूप से कमर तोड़ दीजिए उसकी। सिंधु समझौता आपने रद्द कर दिया है, स्थगित कर दिया सर, रद्द कर दीजिए। कोई भी समझौते किसी भी किस्म के रद्द कर दीजिए। ट्रेड तो बिल्कुल करना ही नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है सर। आर्थिक रूप से कमर तोड़ दीजिए। मैं तो फिर भी कह रहा हूँ, वो हमारे बेगुनाहों के खून बहाता है ना, लाशें बिछाता है, तो सर उसकी आर्थिक रूप से लाश बिछा दीजिए ना, इसमें क्या बुराई है?
कमीने को कमीना कब तक नहीं कहेंगे हम, बात बनेगी नहीं सर। हमारा खून बहता रहेगा तो उसके डैम तोड़वा दें, कोई बड़ी बात नहीं है। रेलवे स्टेशन के पुल उड़वा दीजिए, फैक्ट्रियां उड़वा दीजिए, बैंकिंग सिस्टम में, हेल्थ सिस्टम में और बाकी उसके इकोनॉमिक सिस्टम में वायरस छोड़ दीजिए, निपट ही नहीं पाएगा। अपने पापा पाकि चीन को कहता रहेगा एंटी वायरस दे, तब तक हम हमारे वैज्ञानिक इतने सक्षम है, कोई ना कोई वायरस लाके उसका भट्ठा बैठा देंगे, अपनी तरफ उलझा रहेगा, यहाँ ध्यान नहीं देगा। और दोष लेने की तो जरूरत नहीं है, इजराइल ये हमारी मदद कर देगा और हमारे कोई तकनीक को सिखा देगा। तो ये तरीका है। तो सर एक बात और, अब बात है कि हम अपने घर की तरफ आए। इस सांप का इलाज तो सरकार कर देगी, सेना कर देगी, उनकी सक्षमता पर हमारे को पूर्ण भरोसा है। पर बात है कि सर जो हमारा देश हॉटबेड बनता जा रहा है, उन सांपों का मुंह कुचल देंगे जो अंदर के सपोले आ रहे हैं, देश के अंदर इन्फेक्शन फैला रहे हैं, जिससे इनको शक्ति मिलती है, खाद पानी मिलता है, सप्लाई चेन है और ब्रीदिंग लाइंस हैं, उनका हम क्या करेंगे? तो सर इसका एक सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। पाकिस्तान बार बार चीखता है ना 1947 का जो यूएनओ, 1947 से 48 का जो यूएनओ में रेजोल्यूशन है, थोड़ी सी तकनीक उसकी उठा लीजिए, देश में जन्नत संग्रह करा लीजिए। घबराने की जरूरत नहीं, पूरी बात बताता हूँ। आपने सर यूसीसी पे पूरे देश के लोगों की राय मांगी थी ना, ये भी तो राष्ट्रीय समस्या है, कश्मीर कोई क्षेत्रीय समस्या तो है नहीं। देश की एकता और अखंडता के ऊपर पूरा प्रश्न चिन्ह उठा हुआ है और बेगुनाह लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं के भी मारे जा रहे हैं, देश टूटने के कगार पर आ जाएगा। तो सर इसका तरीका मैं बताता हूँ, एक जन्नत संग्रह करा लीजिए पूरे देश में, सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, पूरे देश में करा लीजिए। और मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जन्मत संग्रह कराएंगे जैसे लोकसभा के चुनाव होते हैं देश भर में, सबको एक वोटिंग पेपर पकड़ा दीजिए और उसके ऊपर 4 क्वेश्चन पूछ लीजिए। नंबर 1, क्या आप चाहते हैं पीओके भारत में वापस आना है या ना आए? हाँ या ना में लोग जवाब दें। नंबर 2, क्या आप ये बता सकते हैं कि आतंकवाद का मजहब से कोई लेना देना होता है या नहीं है? हाँ या ना में जवाब दें। नंबर 3, क्या मजहब के आधार पर भारत में भारत के नागरिकों के साथ भेदभाव हो रहा है? हाँ या ना? और नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सर जरूर पूछिएगा, क्या कश्मीर में जो बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं वो आतंकी हैं या जिहादी हैं? सर आपको अपना पता लग जाएगा कि देश में कितने देशभक्त बैठे हैं और कितने सपोले बैठे हैं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और सर हर वोटिंग पेपर के ऊपर मजहब जरूर लिखा होना चाहिए, धर्म जरूर लिखा होना चाहिए, रिलीजन जरूर चलेंगे, पता लग जाएगा सर आतंकवाद का मजहब से कोई लेना देना भी है नहीं है। ये गुप्त रोग है सर, डरने की जरूरत नहीं है। मैं कैसे बताऊं, क्या करूं सर? गुप्त रोग जब डॉक्टर को बताएंगे नहीं तो उसका इलाज होगा ही नहीं। गुप्त रोग बना बना के देखिए, कैंसर बना दिया और अब तक बात नहीं करते हैं, बात करने की जरूरत है। नतीजा जो भी आए हमारे देश के पक्ष में होगा। नंबर 1, अगर सबने इसका पक्ष में समर्थन कर दिया कि वो जिहादी नहीं आतंकी है, पीओके वापस आना चाहिए और मजहब के आधार पे भारत में कोई जुल्म ढहता ही नहीं है, तो देश की जनता अगर देश का साथ दे देगी तो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, यूएसए, अमेरिका, नाटो वाटो फलाना ढिगड़ा, किसी से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो शक्तियां बकवास कर रही है, मीडिया जो बकवास कर रहा है, डीप स्टेट जो बकवास कर रहा है, उनकी तो परवाह करने की जरूरत ही नहीं है, उठा के ठोको इनको पकड़ के। और नंबर 2, अगर ये यही बोलते हैं आतंकी हैं, तो सर देश के अंदर जो गद्दार है वो आपके सामने आ जाएंगे। तो जो गद्दारों को पहचानोगे नहीं सर, कीड़े पेट के अंदर होते हैं ना सारा, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ना पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो कीड़े मारने की दवाई देते हैं, कई बार पोटे के सारे से निकल आते हैं, बच्चे की ग्रोथ फिर हो जाती है। इस खाना पीना खा रहा है, वो कीड़े खा रहे हैं, तो ये जो कीड़े हैं ना सर ग्रोथ करने, इनको उठा के ठोक दो। फिर तो जरा सा कोई नारा लगाए इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद या भारत तेरे टुकड़े होंगे, आजाद पकड़ो ठोको और चाहे फांसी पे लटका दो, चाहे उनका पुलिस के साथ एनकाउंटर हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर उनका सारा समर्थन भारत के पक्ष में आ जाता है तो ये उग्रवादी अगर जब भी मारे जाएं फांसी में लटका दो, उसके बाद तेल छिड़क के आग लगा दो, मुठभेड़ में मारे जाएं तेल छिड़क के आग लगा दो, क्योंकि भाई सब देश वालों ने कहा है मजहब का आतंक से कोई लेना देना ही नहीं होता। अपने आप पता लग जाएगा कि कौन देश के साथ है कौन देश के साथ नहीं है। और नारे लगाए, चाहे कोई खालिस्तान का नारा लगाए, इसका मतलब देश विरोधी है, पकड़ के ठोक के अंदर कर दो। और जिसको खालिस्तान चाहिए भैया, पाकिस्तान को पंजाब दे दिया था उस टाइम, जिनको देश आजाद चाहिए मजहब के नाम पे, पाकिस्तान में जो उसने गैर तरीके से कश्मीर हथिया रखा है और उसके बाकी इलाके वहां चले जाओ। और जिनको खालिस्तान चाहिए, पाकिस्तान के पास भी थोड़ा बहुत पंजाब है ना, तो वहां बसा लें, आपको गले लगा ले, आपका समर्थन करते हैं ना, तो देश का कोई हिस्सा टूट के बिल्कुल नहीं जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है सर, देश के गद्दार सामने आने का एक्सरे कराना पड़ेगा या अल्ट्रासाउंड स्कैन कराना पड़ेगा। ये गंदे गंदे जो सपोले और कीड़े घूम रहे हैं ना, ये आपको पता लग जाएंगे, ठोक के अंदर कर देना। इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है सर। गुप्त रोग का इलाज, गुप्त रोग को सामने लाना और ये स्कैन आपको करना ही पड़ेगा। तो मेरे देश की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने बाह्य स्तर पर तो काफी अच्छा काम करा सर, ऐसा जो साहस दिखाया जो इजराइल दिखाता रहता है, हमने कुछ कुछ इजराइल बनने की कोशिश की है और ये हमें और ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, इजराइल को कॉपी करना पड़ेगा। दूसरा सर, और देश के अंदर जो मैंने ये कुछ निवेदन, सादर निवेदन की है, अपनाना पड़ेगा। देश के अंदर ये चीन की तकनीक अपनानी पड़ेगी, जो चीन अंदर अपनाता है, तब ये बात बनेगी। और सर आज तक, मैं तो इसको नहीं कहता सरकारी कर्मचारी मेरी सीमाएं पर, आज तक मीडिया भरा पड़ा, सब कुछ बड़ा क्या जी देश में वोट बैंक होता है। सर वोट को वोट आने दीजिए, बैंक बनाने की जरूरत नहीं। अगर हम वोट को बैंक बना के चलेंगे, राष्ट्र हित में कभी कोई नहीं काम कर पाएंगे और ब्लैकमेल होते रहेंगे राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ।
और कोई ये कहेगा कि मैं धर्म के आधार पे, मजहब के आधार पर देश को बांटने की कोशिश कर रहा हूँ, वोटिंग पेपर पे, रेफरेंडम पे, जन्म संग्रह पे धर्म लिखवा रहा हूँ, तो सर मैं देश को बांटने की कोशिश नहीं कर रहा। जिन्होंने देश को बांटने की कोशिश करी, जिन्होंने देश को बांट दिया, उन्होंने 47 में बांट दिया। और सर गुस्सा की माफ कीजिएगा, इस मुद्दे पर मैं भी बात करूंगा। सरकार ने भी हाल ही में निर्णय लिया है कि हम देश में जातिगत जनगणना कराएंगे। अगर आप लोगों की जातियां पूछ सकते हो तो फिर मुझे पूछने में क्या बुराई है। हालांकि मेरा तो यही कहना है सर, इस जातिगत जनगणना पे कृपया फैसले पे दोबारा आप समीक्षा कर लीजिए। ये आने वाले समय में देश के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। जैसे इस मजहब ने देश के टुकड़े करवा दिए हैं और अभी भी देश में टूटने की हद तक देश आने आने की कगार पर पहुंच गया है। ये जातियां भी एक हद तक देश को तोड़ देंगी, समाज को तोड़ देंगी। तो कृपया इस पे पुनर्विचार कीजिए। इस बारे में मैं फिर बात करूंगा। तो सर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर देश में जातिगत जनगणना हो सकती है तो मजहब के आधार पर क्यों नहीं हो सकती। जाति तो फिर एक हिंदू समाज के अंदर की बात है ना, तो मजहब तो उससे भी बाहर की चीज है। तो कर ले, पता लग जाएगा कि देश के साथ कौन है, देश के विरोध में कौन है। जो अगर सारे देश के साथ है तो सर अपनी नीतियां छाती ठोक के, दिल खोलकर, 56 इंच के सीने के साथ लागू कीजिए, मुंह बंद कर दीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और अगर इसको आड़ बना के और राष्ट्र के विरोध में जा रहे हैं, सर सबको पता है इस देश में कभी भी भेदभाव नहीं किया, बल्कि भेदभाव का शिकार तो मेजोरिटी हुई है। तो सर फिर ठोकने में कोई कसर मत छोड़िए। जैसे वहां ठोका बाहर, अंदर भी ठोकना शुरू कर दीजिए, नहीं तो राष्ट्र नहीं बचेगा। तो मेरे ये निवेदन है सर, मुझे उम्मीद है कि आपके सलाहकार आपको अच्छी सलाह देंगे, आप मानेंगे। और यदि सर आपको लगे कि ये ना चीज आपको कोई सही सलाह दे सकता है, तो मेरे को अपनी नौकरी में ले लीजिए, मैं सरकार को सही सलाह दे दूंगा राष्ट्र हित में। मेरा सिर्फ कोई सर मुद्दा नहीं है, मेरा कोई कंसिडरेशन नहीं है, मेरा कोई हित नहीं है, मेरा हित सिर्फ राष्ट्र हित है। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।